वेलकम टू एचके लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सॉलिडरी लैंग्वेज के अंदर। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक इस तरह का प्रोग्राम होता है जो ऑटो एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हम कुछ कंडीशंस लिख देते हैं और वो फिर उसको हम ब्लॉकचेन पे अपलोड कर देते हैं। और जो दो पार्टीज़ होती हैं या जिनके दरमियान भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो दोनों पार्टीज़ उस कंडीशंस को मीट करती हैं जो उसमें लिखी होती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम एक रेगुलर लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान होता है या दो पर्सन्स के दरमियान होता है। उसमें कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं और उन कंडीशंस को कंप्लायंस करना उन दोनों पार्टीज़ या उन दोनों पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल इस तरह से हम इसी कंसेप्ट को जब डिजिटलाइज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंसेप्ट है ये इथेरियम ने दिया था और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, और जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो है सॉलिडिटी। तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जिसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस क्या-क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में है और ये किस तरह से काम करता है। इसकी हम हर चीज़ इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इथेरियम के ऊपर, और जो भी बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसमें अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है इसमें लिखा हुआ प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.7। तो इसका मतलब है कि आप स्टार्ट में अपने प्रोग्राम को ये बताते हैं अपनी सॉलिडिटी लैंग्वेज के थ्रू को ये बताते हैं कि इसका वर्जन क्या है, कि सॉलिडिटी का वर्जन क्या है। तो प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.7 यानी कि ये आपके सॉलिडिटी 0.8.7 वर्जन पे चलेगी। आपका वर्जन अगर कोई चेंज है तो आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है मैंने। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आप जो कीवर्ड है वो लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और आप इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई क्लास होती है, यहाँ पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर कुछ डाटा मेंबर्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर हमने एक डाटा मेंबर बनाया है जिसका नाम है ऑनर। ऑनर का एक डाटा मेंबर है। इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज एड्रेस। इसका मतलब है कि जो ऑनर का वेरिएबल है ये एड्रेस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। ये एड्रेस हमारा किसी भी ब्लॉक का एड्रेस हो सकता है, और इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है दैट इज पब्लिक। उसके बाद हमने एक और अपना डाटा मेंबर बनाया है जिसका नाम है कप केक बैलेंसेस। ये कप केक बैलेंसेस का एक वेरिएबल है जिसकी जो एक्सेस है वो है पब्लिक, और इसकी जो टाइप है उसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हमने मैपिंग की हुई है। इस मैपिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी एड्रेस को मैप करेंगे किसी इंटीजर के ऊपर, यानी कि एड्रेस एरो यू इंट अनसाइंड इंट का मतलब है कि हमने किसी भी एड्रेस को इस पे मैप किया है। इसकी हम वर्किंग अभी जब आगे जाएंगे तो देखेंगे। इसका रफली मतलब ये होगा कि हम कब के एक बैलेंसेस का जो हमारा वेरिएबल है इसको हम किसी एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर किया करेंगे, और वो क्योंकि उसको हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर के अंदर। यह हमारे पास है एक कंस्ट्रक्टर। यह हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक ऑनर का जो हमने यहाँ पर लिखा था और एक कप के एक बैलेंसेस का। अब इन दोनों को हमने इनिशियलाइज करना है। ऑनर के वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है मैसेज स्टोर जो सेंडर MSG स्टोर डॉट सेंडर। MSG इसका कीवर्ड है और डॉट सेंडर इसका मतलब है कि इस लाइन से आपके पास वो एड्रेस आएगा जिस एड्रेस ने इसको एग्जीक्यूट किया है, जिस ब्लॉकचेन में ब्लॉक के एड्रेस ने इसको एग्जीक्यूट किया है, आपके पास वो इस वेरिएबल में आएगा और आपने उसको स्टोर करवा दिया है ऑनर के वेरिएबल में। यानी कि हमने ऑनर के वेरिएबल में वो एड्रेस स्टोर करवा दिया है जिस एड्रेस पे हमारा जो ये ब्लॉकचेन ने एग्जीक्यूट किया है। यानी कि इसको हम यहाँ कमेंट भी कर देते हैं, एड्रेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक। जिस ब्लॉक ने एग्जीक्यूट किया है उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज कप केक बैलेंसेस। कप केक बैलेंसेस के अंदर हमने क्योंकि ये कहा था कि इसको हमने एक्सेस करवाना है यूजिंग एड्रेस, तो हमने यहाँ पे लिखा कप केक बैलेंसेस ऑनर। ऑनर आपको पता है एक एड्रेस है, तो इसका मतलब है कि कप केक बैलेंसेस ऑफ ऑनर इक्वल टू 50। यानी कि जो ऑनर है जिस एड्रेस ने इसको एग्जीक्यूट किया है उस एड्रेस के थ्रू कप के बैलेंसेस में जो डाटा मेंबर जो वेरिएबल स्टोर हुआ है, जो वैल्यू स्टोर हुई है दैट इज 50। यानी कि कप के बैलेंसेस को अगर ऑनर एक्सेस करेगा तब इसमें वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर हुई है दैट इज 50। इसको भी हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि इस ऑनर का क्या मतलब है, कि अगर हम एड्रेस ऑनर की जगह पर किसी और का एड्रेस दें तो क्या होता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसने आपकी दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया है। उसके बाद ये हम एक फंक्शन बना लेते हैं रीफिल का। एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वेंडिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक एज्यूम करें कि हमने कोई वेंडिंग मशीन है हमारी,
उस वेंडिंग मशीन में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी कि उस पर जो ब्लॉकचेन का कोड लिखा हुआ है, वो आपका ये कोड है जो कि जिस तरह से वेंडिंग मशीन चलती है। अब वेंडिंग मशीन में एक फंक्शन है रीफिल का, यानी कि अगर कोई भी आइटम हमारे पास ख़त्म हो गई है उस वेंडिंग मशीन के अंदर या उसका काउंट लो हो गया, तो हमने उसको रीफिल करना है। और इसमें हमने एक कंडीशन ये दी है कि जो रीफिल है वो सिर्फ ऑनर कर सकता है, कि कोई और पर्सन या कोई और एड्रेस उसको रीफिल भी नहीं कर सकता। ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने इसमें ये चीज़ ऐड करने लगे हैं कि इसको रीफिल के फंक्शन को वही कॉल करेगा या वही रीफिल करेगा हमारी वेंडिंग मशीन की के डाटा को जो ऑनर है। ऑनर के अलावा हम रीफिल नहीं करवाएंगे। तो आप इसकी फंक्शन की जो सिग्नेचर है वो इस तरह से होगा, फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम दैट इज़ रीफिल, और उसके बाद ये आप पैरामीटर में आपने जो वैल्यू भेजनी है, हमने क्योंकि अमाउंट भेजनी है, इसको आप अमाउंट ले सकते हैं, इसको आप क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो ये हम हमारी कोई अमाउंट है या कोई क्वांटिटी है जो कि हमने रीफिल करनी है किसी भी प्रोडक्ट की। सपोज़ कप केक बैलेंसेस की, हम कप केक अगर हमारी वेंडिंग मशीन में है। और उसके बाद जो इसकी डाटा टाइप है वो जो इसका एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक, यानी कि पब्लिक फंक्शन है। अब उसमें ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली। ये लाइन वो है जो कि हमारी एक्चुअली चेक कर रही है कि ऑनर है कि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं कि इफ़ ये जो काम हो रहा है, अब वो अगर ऑनर कर रहा है तो हमारा वो काम हो जाए, अगर वो ऑनर नहीं कर रहा है तो एरर आ जाए। ये कुछ इसी तरह की चीज़ है। इसमें हमने रिक्वायर का एक फंक्शन है, इसके अंदर हम मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि ये वो इस वेरिएबल के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि इस वेरिएबल के अंदर जो करंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसका एड्रेस आता है, यानी कि जो करंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रोग्राम को, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो इसके अंदर आता है। तो जिसने भी इसको रिफिल किया है, अगर वो ऑनर के इक्वल है, ऑनर हम क्योंकि स्टोर करवा चुके हैं जो हमारा एक्चुअल ऑनर है, तो जो मैसेज अभी जिसने एग्जीक्यूट किया है अगर उसका एड्रेस ऑनर के इक्वल है, यानी कि अगर वो ऑनर है, तो ठीक है। अगर अदरवाइज हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि ओनली द ओनर कैन रीफिल, यानी कि आप रिक्वायर में आपके पास फर्स्ट आप समझें कि ट्रू कंडीशन होती है, सेकंड आपके पास कॉमे के बाद फॉल्स वैल्यू होती है। यानी कि अगर तो मैसेज सेंडर ऑनर है, यानी कि जो मैसेज अभी जिसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया अगर तो वो ऑनर है तो वो ठीक है, हम ये रिक्वायर करते हैं। अदरवाइज आप ये मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद सपोज़ अगर ये ट्रू है, अगर जो ओनर ही इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हमने कप के एक बैलेंसेस में अमाउंट ऐड कर दी, यानी कि जितनी अमाउंट ऊपर से आई है हमारे पास, वो अमाउंट हमने कप के एक बैलेंसेस के ऑनर में ऐड कर दी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनर में ऐड हुई है, इसका मतलब है कि अगर तो वो ऑनर है तब ये चीज़ ऐड होगी। तो इस तरह से हम इसको रिफ़िल कर सकते हैं अपनी वेंडिंग मशीन को। उसके बाद अगर कोई परचेज़ हो रही है, अब अगर कोई परचेज़ हो रही है तो उस परचेज़ को हम देखेंगे कि वो किस तरह से परचेज़ होती है। सपोज़ जब कोई चीज़ परचेज़ होगी तो मतलब कप कप के बैलेंसेस में से कुछ चीज़ें जो कुछ जो अमाउंट है या कुछ जो प्रोडक्ट है वो सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन इसमें भी हमने कुछ एडिशनल कंडीशंस ऐड की हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से हम ब्लॉकचेन में कर सकते हैं जब भी हम कोई पेएबल फंक्शन लिखते हैं। पेएबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू को पे कर रहे होते हैं, कोई इथेरियम को, कोई ईथर को या किसी भी करेंसी को हम पे कर रहे होते हैं। तो हमने एक परचेज़ का फंक्शन बनाया, इसमें जो पैरामीटर्स में वैल्यू अमाउंट, यानी कि कितनी अमाउंट आपने या कितनी क्वांटिटी हमने विथड्रॉ करवानी है उस वेंडिंग मशीन से। और ये पब्लिक फंक्शन और ये पेएबल फंक्शन है। पेएबल फंक्शन का मतलब है कि आपके इसमें कुछ परचेज़ हो रही है, इसमें हम कुछ करेंसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम करेंसी का यूज़ कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो एक कप केक है वो एक ईथर का है। ईथर एक करेंसी है, कि एक कॉइन है जो कि हमारे इथेरियम का कॉइन है, उसको वो ईथर है। हमने एक प्राइस रखी है कि एक कप केक जो है वो एक ईथर का है। तो यानी कि उसके लिए जब भी किसी पर्सन ने परचेज़ करनी है तो उसको उतने जितनी उसने अमाउंट लेनी है उसको उतने ईथर पे करने हैं। सपोज़ अगर कोई पर्सन वेंडिंग मशीन से 5 कपकेक्स लेना चाह रहा है तो उसको 5 ईथर पे करने पड़ेंगे। अगर तो 5 ईथर पे नहीं करेगा तो हमारा यह प्रोग्राम भी परचेज़ उसको नहीं करने देगा। ये वो कंडीशन है जो कि हम अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए आपने कंडीशन लगाई रिक्वायर का फंक्शन मैसेज डॉट वैल्यू। मैसेज डॉट वैल्यू के अंदर वो वैल्यू है जो कि आपकी उस कॉइन की वैल्यू पे हो रही है। अगर वो कॉइन की वैल्यू आपकी अमाउंट से ज़्यादा है, अमाउंट मल्टीप्लाई 1 ईथर, कि जितनी भी आपकी क्वांटिटी वो बंदा परचेज़ करना चाह रहा है जो कि अमाउंट के वेरिएबल में है, उसको आप 1 ईथर से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन 5 लेना चाह रहा है, 5 अमाउंट लेना चाह रहा है, 5 कपकेक्स लेना चाह रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 ही और शी हैव टू पे 5 ईथर्स, तो उसको 5 ईथर पे करने हैं। और ये मैसेज डॉट वैल्यू में वो वैल्यू है जो वो एक्चुअली पे कर रहा है। तो अगर जो वैल्यू पे कर रहा है वो ग्रेटर या इक्वल है जितनी उसने पे करनी है उससे,
दिस इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसने पे करनी है टू बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कप केक्स, और ये वो वैल्यू है जो वो करंटली पे कर रहा है। तो जितनी वैल्यू पे कर रहा है, अगर तो वो ज़्यादा या इक्वल है आपकी जितने उसने पे करनी है, तो इट्स फाइन, तो वो ठीक है, हम उसको अलाउ करेंगे। लेकिन अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, कोई एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि यू मस्ट पे एटलीस्ट 1 ईटीएच पर केक, पर कप केक, कि आपको एक कप केक के लिए 1 ईटीएच पे एटलीस्ट करना है। उसके बाद एक तो कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हम स्टॉक की लगाते हैं कि अगर कोई हमारे पास स्टॉक में सपोज 10 कपकेक्स हैं और कोई पर्सन 11 कपकेक्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको भी वहाँ पर एरर फ्लोट करना है कि वो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिक्वायर के फंक्शन में हम लिखेंगे कपकेक बैलेंसेस। हमारा जो कपकेक बैलेंस है, अगर वो अमाउंट से ज़्यादा है, यानी कि जितनी वो अभी अमाउंट या जितनी वो क्वांटिटी लेना चाह रहा है, अगर उससे ज़्यादा है, तब हम उसको अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ हम उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि हमारे पास एनफ कपकेक्स नहीं है। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, देन हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। यानी कि अगर हमारी उस पर्सन ने रिक्वायर्ड अमाउंट भी पे की है टू परचेज कपकेक्स, और हमारे पास बैलेंस भी एनफ है, तो फिर हम उस कपकेक में से अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि उतने कपकेक्स हम अपने स्टॉक में से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन आपकी परचेज करवाएगा। आप कोई और एक्स्ट्रा कंडीशंस भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से वैल्यूज़ जाती हैं, और हम अगर अपना ऑनर चेंज करेंगे तो किस तरह से काम होगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये जो सॉलिडिटी का आइकन बना है, इसमें जाएंगे तो आप इसको कंपाइल करेंगे। वैसे तो ये ऑटो कंपाइल होता है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन ऑटो कंपाइल की अगर टिक किया तो ये ऑटो कंपाइल हो जाता है, फिर भी आप इसको ऑटो कंपाइल एक दफ़ा कंपाइल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, कंपाइल हो गया और इसके अंदर कोई एरर हमारे पास नहीं आया। एक वार्निंग आई है फर्स्ट, इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि SPTX लेसन्स की वार्निंग आती है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई एरर होता तो आप इसी तरह से रेड में आ जाता तो आप फिर उसको रेक्टिफाई करते, लेकिन इसमें फ़िलहाल एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये जो नीचे आइकन बना हुआ है, इसमें जाएंगे डिप्लॉय एंड रन में। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम समझते हैं कि ये इसको हम किस तरह से रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आम प्रोग्राम जो हम C++ जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं उस तरह नहीं है। उसमें तो हम जस्ट कंपाइलर पे कोड लिखते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइलर उसको अपने पास एग्जीक्यूट करके हमें दे देता है। कोई करेंसी का इशू नहीं होता या कोई इस तरह का कोई ब्लॉकचेन का इशू नहीं होता, लेकिन इसमें हमारे पास ये चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इन्वायरमेंट है कि ये जो हमारा कोड रन हो रहा है ये हमें इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है और इथेरियम वर्चुअल मशीन उसको रन कर रही है। तो हमारे पास दो वर्चुअल मशीन्स लंदन बर्लिंग दो हैं, तो हम इनमें से किसी पर भी यूज़ कर इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं और हर अकाउंट का एक एड्रेस है। ये जो 0x5b3 डैश एंडिंग एट EDD C4, ये एक एड्रेस है। और हर एड्रेस में आप देख सकते हैं हमारे पास 100 ईथर इस वक्त पड़े हैं, हमारे पास करेंसी है जो 100 ईथर हमारे पास पड़े हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ गैस फीस पे करनी पड़ती है, हमें कुछ ट्रांजेक्शन अमाउंट पे करनी पड़ती है और वो ट्रांजेक्शन अमाउंट इसमें से हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये आपके पास गैस लिमिट है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है कि अगर हमें कोई करेंसी देनी है तो हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं और यहाँ पर हम करेंसी चेंज कर सकते हैं। ये ईथर इसकी अपनी करेंसी है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी हमने लिखा है वेंडिंग मशीन डॉट एस के नाम से। तो ये सारी जब चीज़ हम करने के बाद इसको हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने का मतलब है कि इसको हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, अब हमने इसको अपलोड करना है, हमने इसको एग्जीक्यूट करना है अपनी ब्लॉकचेन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप करेंगे डिप्लॉय। आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक का सिंबल आ गया, जिसका मतलब है कि हमारा डिप्लॉय हो गया और ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या कह रही है। इसको मैं एरो से इसको एक्सपेंड कर देते हैं इसको, और इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि ये किस तरह है और हमें क्या देती है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेटस है। सबसे पहली चीज़ स्टेटस है कि आपकी ट्रांजैक्शन का स्टेटस ट्रू है, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन आपकी माइन और एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद ये एक ट्रांजैक्शन हैश आपको मिलता है। जब भी आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है आपको एक ट्रांजैक्शन हैश मिलता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपकी ट्रांजैक्शन का। उसके बाद ये फ्रॉम का मतलब है कि आप किस ब्लॉक ने आपकी किस अकाउंट ने आपकी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि 0x5b3 और एंड ये हो रही है C4 पे, और ये आप देख सकते हैं ये वही एड्रेस है, मतलब इस एड्रेस अकाउंट से हमारी ट्रांजैक्शन जो ये वही चली है। फ्रॉम टू में आएगा कि आपके पास क्या चला है। हमारे पास वेंडिंग मशीन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चला है, मैंने कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है तो वो उसने बता दिया।
उसके बाद ये गैस फीस, ट्रांजैक्शन फीस, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, ये कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं। अब इसमें ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये इतनी गैस, इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी आपकी 100 ईथर्स में से इतनी आपकी माइनस हो गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतने में से आपका जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये इसका बाकी आंसर आता है 99.99 एंडिंग एट 467922। मतलब आप 99.99 से लेकर ये सारा अगर इसको वो 100 में से अगर आप इसको माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आता है। उसके बाद ये हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉस्ट है, ये इनपुट जो हमने दी गई है वो है और कुछ और इसकी इंफॉर्मेशन आई है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर ये डिप्लॉय हो गया हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब डिप्लॉय होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने इसे इंटरेक्ट करना है। ये एक वेंडिंग मशीन है, हमने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कप केक हमने रिफ़िल भी करनी है, कप केक हमने परचेज़ भी करनी है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि आपकी बाकी लैंग्वेजेस जिनमें जिस तरह से हम इनपुट लेते हैं कंसोल पे या किसी भी वे में और आउटपुट देते हैं, इसमें उस तरह से नहीं होता। इसके अंदर आपकी जो ये क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके अंदर हम जो आपको ये आईडी रीमिक्स आईडी है, ये आपको इधर ही सारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनपुट और आउटपुट का। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब डिप्लॉय किया था, तो डिप्लॉय करने के बाद ये नीचे आपके पास आ रहा है डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डिप्लॉय हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपने इसको मैंने इसको क्लिक से ओपन कर लिया, तो ये आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। इसको समझते हैं और साथ साथ हम कोड को भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमने कोड किया वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास जो रेड में आ रहा है, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि हमने ये परचेज का फंक्शन लिखा था, ये परचेज का फंक्शन है और ये पेएबल फंक्शन है, तो इसलिए ये आपको रेड में शो हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसको होवर करेंगे तो लिखा भी आ रहा है कि परचेज ट्रांजैक्ट पेएबल, के पेएबल फंक्शन है आपके पास, किसके अंदर पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पर आप अमाउंट देंगे कि जितनी आपने अमाउंट जितने आपने बेसिकली अमाउंट रिप्रेजेंट करा क्वांटिटी को, कि जितने कपकेक आपने परचेज करने हैं। उसके बाद रीफिल का एक फंक्शन है जो कि एक नॉन पेएबल फंक्शन है, तो ये आपको ऑरेंज में नजर आ रहा है। यहाँ पर आप भी आप इनपुट देंगे कि आपने कितने रीफिल करने हैं, वेंडिंग मशीन के अंदर डालने हैं आपने कपकेक्स। उसके बाद एक कपकेक बैलेंसेस है, हम ये हमारे पास एक यहाँ पर आपको पता है कि एक वेरिएबल था जिसके अंदर हम ऑनर देंगे और वो हमें बताएगा कि इस ऑनर के अगेंस्ट कपकेक्स क्या हैं, और ये आपके पास एक ऑनर का वेरिएबल है जो कि ये था। यानी कि जो भी आपके वेरिएबल्स या फंक्शंस होते हैं वो आपके ऐसे लेफ्ट साइड पर ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ थी ऑनर। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ऑनर है वो कौन सा ऑनर है, यानी कि अगर हमें नहीं पता कि हमारे किस ऑनर ने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है, तो हमने ये ऑनर का एक वेरिएबल बनाया है और कंस्ट्रक्टर जैसे ही चला था, क्योंकि जब भी आपकी वेंडिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमने डिप्लॉय किया था, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ था और इस कंस्ट्रक्टर ने आपकी इस मैसेज जो आपका ऑनर था, इससे आपका ऑनर का एड्रेस आ गया था, वो ऑनर के वेरिएबल में रख दिया था। यानी कि ऑनर के वेरिएबल में अब वो उसका एड्रेस पड़ा होगा जिस अकाउंट ने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो हम जब ऑनर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ पर क्लिक करेंगे फिर एक ट्रांजैक्शन और होती है। तो ये ट्रांजैक्शन हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस हमारे पास आ गया, यानी कि यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इस ट्रांजैक्शन ने हमारे एग्जीक्यूट किया है क्या ये वही है। अगर हम ऊपर जाएँ, तो स्क्रॉल अप करें और आप इस अकाउंट में देखें, तो ये अकाउंट स्टार्ट होता है 0x5B3 और एंड होता है C4। तो आप देख सकते हैं कि 0x5B3 एंड होता है C4, यानी कि इसी ये वही एड्रेस आया है जिस एड्रेस ने आपकी इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है। तो हम इसको फिलहाल कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम इसको अब यूज़ करेंगे कुछ जगह पर। अच्छा, अब आप देखना चाहते हैं कि सेकंड चीज़ कप केक बैलेंसेस में आपका बैलेंस क्या है। तो यहाँ पर आप कप केक बैलेंसेस में वो वाला एड्रेस जो कि अभी आपका आया था, वो आप एड्रेस को अपलोड करेंगे, आप एड्रेस को पेस्ट करेंगे। ये मैंने एड्रेस को पेस्ट किया जिस एड्रेस ने आपकी ये ट्रांजैक्शन चलाई, यानी कि जो ऑनर है इसको हम ऑनर कह रहे हैं। तो ऑनर के कप केक्स जो स्टार्ट में जब आपका कंस्ट्रक्टर चला था, तो कंस्ट्रक्टर ने ऑनर के कप केक्स के अंदर 50 को स्टोर किया था, यानी कि 50 कप केक्स इनिशियली स्टोर किए थे। तो इसका मतलब है कि कप केक बैलेंसेस जो कि इस ऑनर का है उसमें 50 होने चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है और आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं कि 50 जो इसके अंदर वैल्यू है वो स्टोर है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम चेंज करके देखते हैं कि सपोज अब हम की जगह पे इस एड्रेस की जगह पे हम एड्रेस को टेम्पर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये C4 की जगह पे C5 कर देते हैं, जो कि किसी भी अकाउंट का एड्रेस नहीं है। अगर आप इसमें देखें तो किसी का एड्रेस भी एंड C5 पे एंड नहीं होता, यानी कि आपका एक मैंने एक आप समझें कि गलत एड्रेस ऐड किया है, एक टेम्पर एड्रेस मैंने ऐड किया है।
तो अब अगर मैं कपकेक बैलेंसेस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आया है। आप देख सकते हैं कि एरर आया है। एरर ये बता रहा है कि इस एरर का मतलब ये है कि हम इस एड्रेस के ऊपर कपकेक बैलेंसेस में कुछ भी स्टोर नहीं है, यानी कि हमारा कपकेक बैलेंसेस के वेरिएबल जिसको हमने मैप किया था एड्रेस के साथ, इसका मतलब था कि जो कपकेक बैलेंसेस होंगे ना, जो कपकेक का बैलेंस होगा वो किसी ऑनर के अगेंस्ट ही होगा सिर्फ। अगर हमने ऑनर की जगह पे कोई टेम्पररी एड्रेस यहाँ पे दिया है तो वहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। इसका मतलब है कि किसी और एड्रेस पे वो कपकेक का बैलेंसेस है ही नहीं। तो इसको मैंने दोबारा C4 करके जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोबारा आंसर आ गया 50। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम फंक्शंस की देखते हैं, फंक्शंस पे काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम रीफ़िल करना चाह रहे हैं अपनी वेंडिंग मशीन को। इस वक्त हमारी वेंडिंग मशीन में 50 कपकेक पड़े हैं। हम अपनी वेंडिंग मशीन में कुछ 10 कपकेक्स मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है, इस कंडीशन का मतलब है कि ये ज़रूरी है कि ये ऑनर ऐड करे। कोई भी बंदा, कोई इलीगल बंदा, कोई अनऑथोराइज़्ड बंदा कपकेक बैलेंसेस के बैलेंस में एडिशन नहीं कर सकता, मतलब रीफ़िल नहीं कर सकता। ये सिर्फ अथॉरिटी हमारे ऑनर को ही है। तो अगर हम और ऑनर कौन है, ये वो ऑनर का वो एड्रेस जो जिसने ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया, मतलब ये वाला एड्रेस। अब इस एड्रेस की जगह पर फॉर एग्जांपल मैं कोई और एड्रेस एंटर करता हूं। अब हम इसकी जगह पर अगर कोई और एड्रेस यूज़ करके रीफ़िल करें तो वो हमारे पास एरर आएगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास करंट कपकेक बैलेंसेस जो हैं वो 50 हैं। अब मैं 10 रीफ़िल करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसको 60 करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 अमाउंट। अब यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास वही अपना वो जो ऑनर है वो वाला एड्रेस सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर कोई और एड्रेस फॉर एग्जांपल सेकंड वाला 0xAB ये वाला मैं एक एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, जो कि हमारा ऑनर नहीं है। ऑनर वो होता है जिसने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट किया होता है, जिसने एग्जीक्यूट किया होता है। वो हमारे पास फर्स्ट वाला था 0xB5B3 वाला। लेकिन अगर मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करके 10 रीफिल करना चाहूँ, मतलब अगर मैं 10 रीफिल करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एरर आया है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एरर आया है यहाँ पे। ये एरर हमें ये कह रहा है कि ओनली द ओनर कैन रीफिल द ओनली ओनर कैन रीफिल, कि वो एरर मैसेज ये वाला आया है कि सिर्फ ओनर रीफिल कर सकता है। हम ओनर को रीफिल नहीं करवा रहे बल्कि हम किसी और के थ्रू उसको रीफिल कर रहे थे, इसलिए हमारे पास वहाँ पर एरर आया है। लेकिन अगर हम अब ओनर को सिलेक्ट करें, लाइक अगर हम दोबारा ओनर को सिलेक्ट करें तो अब इसको अगर हम 10 रीफिल करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है। और अब अगर हम बैलेंस चेक करें कपकेक बैलेंसेस का तो आप देख सकते हैं कि वो 60 बैलेंसेस हो गए, यानी कि आप उसने जो कपकेक से उसको ऐड कर दिया क्योंकि उसकी कंडीशन मीट हो रही थी कि वो ऑनर कर सकता है, तो हमने ऑनर से किया। अगर आप ऑनर नहीं, अगर हम ऑनर ऑनर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऑनर हमारे एरर दे देगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि सिर्फ ऑनर ही कर सकता है ये काम। इसके बाद हम इसको परचेज करके देख लेते हैं। अब परचेज पे दो कंडीशंस है हमारी। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको उतने ईथर पे करने हैं जितने आपने कपकेक परचेज करने हैं, क्योंकि अब आप परचेज कर रहे हैं, ये एक पेएबल फंक्शन है, तो आपको उतने ईथर पे करने हैं। अब और दूसरी शर्त ये है कि आपके पास जो अमाउंट जो आप जितने कपकेक परचेज करना चाह रहे हैं दैट शुड बी देयर इन द डेटा, के उतने डेटा में होने चाहिए, उसकी वेरिएबल में होने चाहिए। तो अब हमने फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त जो टोटल कपकेक्स हैं दैट आर 60, हमारे पास 60 कपकेक्स का बैलेंस है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू परचेज 5 कपकेक्स, मैं 5 कपकेक्स परचेज करना चाह रहा हूँ, तो 5 कपकेक के लिए मुझे 5 ईथर पे करने हैं, क्योंकि एक कपकेक की अमाउंट हमने यहाँ पर 1 ईथर रखी है। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि ये आप यहाँ पर लिखेंगे 5 और करेंसी आप सिलेक्ट कर लेंगे ईथर, कि आप 5 ईथर पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर 5 ईथर पे नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 ईथर पे कर रहा हूँ, मैं 4 ईथर पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं कपकेक 5 परचेज कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर आएगा। जैसे ही मैंने परचेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ गया, और एरर आपको ये कह रहा है कि यू मस्ट पे एटलीस्ट 1 ETH पर कपकेक, कि आपको 1 ETH मतलब 1 ईथर आपको पर कपकेक पे करना है। तो अब इसको अगर हम 5 वैल्यू कर दें, इसकी 5 कपकेक्स की इसकी वैल्यू कर दें और अब इसको हम परचेज करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी जो हमारे पास जो ईथर पड़े हैं वो है 99.999 समथिंग, इतने हमारे पास ईथर पड़े हुए हैं। अब हम इसको 5 परचेज करेंगे, तो 5 ईथर पे करके 5 कपकेक परचेज करेंगे तो हमारे पास उतने ईथर हमारे इसमें से माइनस हो जाएंगे हमारे अकाउंट में से। अगर मैं इसको 5 परचेज करूँ तो आप देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई है। अब एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि क्या उतने कपकेक्स हमारे बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट हुए हैं। कपकेक बैलेंसेस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 55 रह गए हैं, मतलब 55 आपके पास इस वक्त है, 5 हमने परचेज कर ली हैं।
और अगर आप इसकी अमाउंट में देखेंगे तो ये देखिए 95 99.9 समथिंग से 94.9 समथिंग हो गई है। इसका मतलब है कि एक कप केक के अगेंस्ट एक ईथर आपका सब्ट्रैक्ट आपके अकाउंट में से हो गया, इतनी आपके कॉइन्स 5 जो हैं वो चले गए हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि अब हम ये देख सकते हैं कि अगर तो हमारा कप केक बैलेंस से ज़्यादा हम परचेज़ करें, फॉर एग्जांपल इस वक्त 55 कप केक्स हमारे पास वेंडिंग मशीन में हैं, लेकिन मैं 56 कप केक परचेज़ करना चाह रहा हूँ और मैं जो अमाउंट पे कर रहा हूँ वो भी 56 ईथर है। 56 ईथर मैं पे कर रहा हूँ और 56 ईथर ये परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन द थिंग इज़ कि 56 कपकेक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अगर इसको हम परचेज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने कपकेक्स परचेज़ नहीं हो सकते, तो आपको यहाँ पर एरर आ गया और एरर आप देख सकते हैं कि नॉट एनफ कपकेक्स इन स्टॉक टू कंप्लीट दिस परचेज़, कि आपके इस परचेज़ के लिए इतने कपकेक्स नहीं है आपकी हमारी वेंडिंग मशीन के अंदर। तो इस तरह से आपका एरर आ सकता है। तो इस तरह से आप एक वेंडिंग मशीन के लिए अपना भी एक कोड कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसमें हमने सिर्फ एक कप केक को लिया है, आप इसमें डिफरेंट आइटम्स ले सकते हैं, हर एक का रिकॉर्ड रख सकते हैं, हर एक का की इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जो कि एक वेंडिंग मशीन के लिए यूज़फुल हो सकता है।